सो हेलो एवरीवन, ये हम लोग का क्लास 2 CM1 का। हम लोग ने पिछले क्लास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट किए थे और लास्ट में हम लोग समरी लिखवाया था जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड डिस्काउंट एंड सिंपल डिस्काउंट, ये चारों से हम लोग कैसे अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं। आज वाली क्लास में हम लोग टीडीएम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम लोग नॉमिनल रेट्स एंड इफेक्टिव रेट्स के बारे में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, एक मिनट। या पहले टॉपिक लगाना, पहले एक बार रिकैप कर लेते हम लोगों ने क्या क्या किया था, ठीक है। आप लोगों ने कॉपी घुमाना। हम लोग ने पहले जाना था इंटरेस्ट क्या होता है, हम लोग क्यों देते हैं इंटरेस्ट। हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल मतलब हम लोग को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब अक्यूमुलेटेड वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर हम लोग ने किया था अक्यूमुलेशन फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अक्यूमुलेशन फैक्टर मतलब मेरा पैसा कितना गुना बढ़ रहा है। तो अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या काम में आता है, हम लोग अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगाते हैं और देखते हैं कि मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है, उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। या फिर अगर मेरे को देखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम में इस इंटरेस्ट पे मेरा पैसा कितना बढ़ा, तो हम लोग उसके लिए भी अक्यूमुलेशन फैक्टर देखते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब फ्यूचर में मेरा पैसा है उसको आज के टर्म्स में कितना होगा। जैसे अगर फ्यूचर में मेरे को 10 लाख मिल रहा है, इंटरेस्ट वगैरह लगा के मिलेगा ना, आज हम बैंक में पैसा रखेगा तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। वो इंटरेस्ट जमा हो के 10 लाख हो रहा है, तो उस इंटरेस्ट को काट काट के आज के दिन उसका कितना वैल्यू है, जो एक 10 लाख रुपए उसका आज हम लोग कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग को 10 लाख मिले, वो हम लोग निकालते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से। तो अक्यूमुलेशन फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर के बीच रिलेशन क्या हुआ, accumulation factor is equal to 1 by discounting factor या वाइस वर्सा। फिर हम लोग ने देखा था डिस्काउंट, हम लोग ने देखा था सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट। सिंपल डिस्काउंट में हम लोग ने जाना था कि हम लोग का पैसा पे हम लोग का रिड्यूस्ड वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं लगता है, और कंपाउंड डिस्काउंट मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू पे भी हम लोग का डिस्काउंट लग रहा है। अब जैसे आप लोग को अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा हो कि हम लोग डिस्काउंट क्यों यूज करते हैं, ऐसा समझो। आज वाली क्लास में आप लोग को समझ आ जाएगा वैसे। तो ऐसा समझो कि आप लोग के पास आज से 10 साल बाद 10 लाख रुपया है, आप लोग सिंपल डिस्काउंट लगा रहे हो, सिंपल डिस्काउंट लगा रहे हो, देख रहे हो आप लोग को आज कितना वैल्यू का रिक्वायरमेंट है। चलो ये वाला टॉपिक, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, सिंपल एंड कंपाउंड डिस्काउंट, इसको आज वाली क्लास में और अच्छे से समझेंगे। तो अभी इसको डिस्कस नहीं करते और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो लगाओ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल नाम सुन के लग रहा है कि भाई रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं नहीं, बहुत सिंपल है। तो अब एक बात बताओ, लेट अस सपोज दो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो पहले दो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये एक, ये दो। 0, 3, 7 और ये 10, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लगाओ। ऐसे लाइन ड्रॉ करो, एरो, और यहाँ लिखो 3% पर एनम। ये ड्रॉ करो। तो हम लोग का फर्स्ट वाला में क्या हो रहा है, हम लोग का बैंक हम लोग को बोल रहा है कि सर आप पैसा डिपॉजिट करो, आपको पहला 3 साल तो 2.5% देंगे, उसके बाद का 4 साल आपको 3% देंगे, उसके बाद का 3 साल आपको 3.5% करके इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। और दूसरे केस में बैंक बोले सर आप पैसा डिपॉजिट तो करो, आपको पूरा 3% देंगे हर साल। अब अगर आप लोग इस वाले को, ऊपर वाले पार्ट को एवरेज आउट करोगे तो आप लोग को लगेगा अच्छा हम लोग को तो 2.5, 3, 3.5 मिला, काम 3% लगा के अक्यूमुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग को इस वाले का जो अक्यूमुलेशन आएगा उसका आंसर सेम होगा दोनों का, नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे पहले 2.5% अक्यूमुलेशन हो रहा है, 2.5% से मतलब मेरा अक्यूमुलेशन कम अमाउंट का हो रहा है। फिर 3% का हो रहा है, जो कम अमाउंट का अक्यूमुलेशन हुआ उस पर 3% लग रहा है। फिर 3.5% का हो रहा है। अब जो मेरा अक्यूमुलेशन हुआ उस पर मेरे को और ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, पर यहाँ पे पहले 3% का मिला, ज्यादा हुआ मेरा फंड, फिर 3%, फिर यहाँ पे भी 3% हुआ ना।
तो दोनों का अक्यूमुलेटेड वैल्यू, अक्यूमुलेशन फैक्टर डिफरेंट होगा। करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, अगर मेरा पीवी 100 है और ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट मत जूम करना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब सीएम वन में जब भी बोलेंगे ना इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशनड है या हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, तब आप लोग मानना सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले वाले केस में लिखते हैं, ये वाले केस का ए 0,3, ए 3,7, ए 7,10, 1.025 to the power 3, 1.03 to the power 4, 1.035 to the power 3। तो इसका जो वैल्यूज आ रहा है वो ऐसे है, ठीक है? और ये आएगा अपना। तो ये तीनों मेरा क्या है, अक्यूमुलेशन फैक्टर अलग अलग इंटरेस्ट रेट का फॉर अलग अलग टाइम पीरियड। अब इस वाला का लगाते हैं, ये वाला जब 3% हम लोग को 10 साल कांस्टेंट मिल रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1.3439। और जब ये ऊपर वाला से, जब ये ऊपर जो तीन अलग अलग है उससे जब हम लोग ये निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जब तीनों को, तो हम लोग का आंसर आएगा 1.34382। तो देखो दोनों अलग अलग है, दोनों हम लोग का अलग अलग है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे अरे डिफरेंस तो थोड़ा से, अरे भाई रेट भी तो कम है, टाइम पीरियड भी तो कम है। जब रेट बहुत ज्यादा होगा, 7%, 8%, 9% क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे लिख देगा 6%, तब क्या करेंगे? तो ये आप लोग देखो डिफरेंस आ रहा है, मतलब अक्यूमुलेशन सेम नहीं होगा, अक्यूमुलेशन सेम नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि हम लोग का मनी, हम लोग का जो, इसको ऐसे समझो, हम लोग का जो पैसा है उस पे जब जब जो जो इंटरेस्ट लगेगा उसका अक्यूमुलेशन फैक्टर यूज करेंगे, ना कि एवरेज आउट करेंगे, अपने मन से लेंगे। मतलब कि अगर मेरा ऐसा है 2.5, 3, 3.5, तो पहले 2.5 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 3.5 का अक्यूमुलेशन फैक्टर निकाल के फिर हम लोग टोटल अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालेंगे, ना कि उसको एवरेज आउट करके, ठीक है? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब एक के बाद एक जाएंगे, ना कि एक बार में पूरा करेंगे। तो एक काम, कोई छोटा सा नोट लिख लो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के ऊपर। ये डायग्राम और ये एग्जाम्पल जरूर कॉपी करना, ठीक है? ये डायग्राम और ये एग्जाम्पल जरूर कॉपी करना अपने को, इससे आप लोगों को कभी भी भूलोगे नहीं आप लोग, और वैसे भी बहुत छोटा टॉपिक है, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। इसके ऊपर एक नोट लिखना, पीओसी, पीओके नहीं, पीओसी स्टेट्स दैट डिफरेंट accumulation factor और डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंट करते वक्त भी, should be calculated for different, for different time periods for their, for the, या for different, ठीक है, for different interest rates to get the correct answer। एकदम सिंपल है। हो गया, ये कॉपी कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड।
बॉन्ड नहीं पता, अभी एक बार समझा लेंगे आगे इसका चैप्टर भी अलग से। जीरो कूपन बॉन्ड। तो आप लोग जब किसी को लोन देते हो, आप लोग क्या होता है, मैंने इसको पैसा उधार दिया, ठीक है, मैंने इसको पैसा उधार दिया, इससे पैसा उधार मैंने लिया। कंपनीज और गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का लोन ही होता है। बॉन्ड्स इश्यू करते हैं कंपनी और गवर्नमेंट, बोलते हैं कि आप हम लोग से बॉन्ड ले लो, मतलब हम लोग का ये पीस ऑफ पेपर है, आप ये पीस ऑफ पेपर ले लो और हम लोग को एक पर्टिकुलर मनी दे दो। लेट अस सपोज आज कंपनी को 50,000 रुपया चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, वो उसको बैंक बैंक से नहीं लेना है। एक मिनट देना। वो बोल रहे उसको बैंक बैंक से नहीं लेना है, उसको पब्लिक से उठाना है। तो वो बोलेगा कि ठीक है, आज हम आपको 50,000, हम लोग बोलेंगे ठीक है कंपनी, हम तुमको 50,000 रुपया दे रहे हैं, तुम हमको एक बॉन्ड का पेपर दो, ठीक है, कंपनी बोलते हैं बॉन्ड मैं इश्यू करूंगा। ये हमें, ये हम दिया कंपनी को, कंपनी उसके बदले मेरे को इश्यू कर दिया एक तो बॉन्ड। अब जब हम लोग लोन लेने जाते हैं, हम लोग लोन में भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कंपनीज को भी क्या करना पड़ता है, कंपनीज गवर्नमेंट वो भी बोलते हैं कि अच्छा, ये बॉन्ड पे आपको इतना परसेंट हम लोग इंटरेस्ट देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कूपन, इंटरेस्ट के बदले कूपन। तो लेटर सपोज मैंने 50,000 रुपये दिया, 50,000 रुपये दिया। अब कंपनी बोलते ठीक है, हम आपको 6% करके साल का कूपन देंगे, और ये हम लोग बॉन्ड जो है वो 5 साल चलेगा। तो क्या होगा, हम, मेरे में से क्या 50,000 रुपया, ठीक है, टाइम जीरो पे, ये टाइम है अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5। पहले साल में मेरे को 6% का कूपन दिया, मतलब 50,000 जो मेरा नॉमिनल वैल्यू उसका 6%, कितना हुआ, 3,000, ये मेरे खाते में आया। वैसे ही हर साल 3-3 हजार करके कंपनी मेरे को दिया। और एट टाइम 5 पे कंपनी क्या बोला, 3,000 तो आपको मिलेगा, इसके साथ हम आपको 50,000 रुपया आपका वापस कर रहे हैं, और ये बॉन्ड खत्म हो गया, अब ये बॉन्ड फिनिश, स्टोरी फिनिश बॉन्ड का। तो कंपनीज गवर्नमेंट ये यूज करते हैं। अच्छा, अब कंपनी जब 50,000 रुपये लेके मेरे को कूपन इश्यू कर रहा है, कंपनी अपना वो क्या बोलते हैं, पैसा खर्चा करने का औकात देके ना करेगा। कंपनी ऐसा तो नहीं करेगा कि अपना एसेट देख के ना करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं आ रहा और वो इंटरेस्ट देते रहेगा, नहीं। उस केस में कंपनी क्या करता है, जीरो कूपन बॉन्ड इश्यू करता है। जैसे गवर्नमेंट जब रोड बनाता है, टोल टैक्स जो आता है उससे ही तो अपना रेवेन्यू जनरेट होता है ना। कंपनी, एक कंपनी है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगा उसके बाद जब वो फ्लैट्स बेचना शुरू करेगा, रेंट पे डालना शुरू करेगा, उसके बाद ही ना का पेमेंट देगा। पर उसके बीच में जब वो आप पैसा दिए और जब बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, उसके बीच में आपको कुछ मिलेगा, कंपनी कुछ दे पाएगा आपको, गवर्नमेंट कुछ दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। कहां से देगा, खुद का जेब से थोड़ी ना देगा। तो उस केस में वो इशू करता है एक जीरो कूपन बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा ना, बॉन्ड, बॉन्ड का नॉमिनल वैल्यू मतलब कि ओरिजिनल अमाउंट जो है 50,000 का, लेटर सपोज। तो कंपनी अब हम लोग को बोलेगा सर एक काम करो, हम आपको एक भी कूपन नहीं देगा, मेरे पास तो पैसा आने का चांस ही नहीं है, आज आप मेरे को 50,000 के बदले उससे कम अमाउंट दे दो। लेटर सपोज आज आप मेरे को 40,000 दे दो, हम आपको 5 साल बाद 50,000 रुपये दे देगा। यूजुअली बहुत कम अमाउंट होता है, लाइक 60% ऑफ द फेस वैल्यू, नो यूजुअली 60-70%। तो आज हम क्या करेगा, ये 50,000 रुपये नहीं देगा, हम कितना देगा, 35,000 बोल रहे हैं, ठीक है कंपनी, हम तुमको 35,000 रुपीज आज दे रहे हैं, तुम मेरे को जीरो कूपन बॉन्ड इश्यू करो, जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है ना, कंपनी 35 साल लिया पर आपको मिलेगा कितना, 50,000 आपको वापस देगा 5 साल के बाद। बीच में एक भी कूपन नहीं मिलेगा, पर 5 साल के बाद आपको 50,000 रुपया मिलेगा। तो क्या हुआ, कूपन के बदले आपको 50,000 रुपया मिल गया, अपना आपको कम देना पड़ा आज और आपको मिला पूरा। ये जो होता है ना, जब हम लोग खरीदते कम में है, अगर 50,000 हम लोग कम में खरीदते तो हम लोग बोलते हैं वी परचेज एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट। जब 50,000 का 50,000 ही हम लोग देते हैं तो क्या बोलते हैं, पार। मतलब 50,000 से अगर कम में खरीदते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू से कम में खरीदते हैं, परचेज दैट डिस्काउंट, 50,000 दे परचेज दैट पार। और अगर 50,000 से ज्यादा देते हैं, जैसे 60,000 देके हम लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं, बहुत सारा कंपनी होता है ना कि
बहुत ट्रस्टेबल कंपनीज होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ताकि हम लोग इस कंपनी का पार्ट बने खाली, या कूपन रेट बहुत हाई होता है, उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग कि हम लोग ज्यादा पैसा देके भी खरीदना चाहते हैं। सेंटिमेंटल वैल्यू या फाइनेंशियल वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज एट अ प्रीमियम। वैसे ही परचेज के हिसाब से नहीं, रिडेम्पशन के हिसाब से, जब पैसा वापस मिल रहा है, अगर कंपनी मेरे को मेरा ओरिजिनल अमाउंट का जो बॉन्ड था उससे कम पैसा दे रहा है, तो हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट में हम लोग रिडीम किए। 50 देगा तो पार, अगर 50 से ज्यादा देगा तो प्रीमियम। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, खरीदते तो कम में है बट रिडीम करते हैं पार में, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो इसका डेफिनेशन लिखना, आई होप समझ आए सबको, इसका डेफिनेशन लिखना। ये एक्चुअली हम लोग का चैप्टर नंबर 13 जो है ना वो पूरा बॉन्ड्स के ऊपर ही है, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जो चैप्टर है उसमें ये जीरो कूपन बॉन्ड मेंशन्ड है, इसलिए हम करा दिए, ठीक है वैसे। और इसको काम भी इसलिए आता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत सारा समझ आएगा, कि जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा, हम लोग को पता है इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि एक कंपनी है जो आज से 10 साल बाद हम लोग को जीरो कूपन बॉन्ड दे रहा है विच विल बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स, और आपको बोलते हैं कि आपको इस पर रिटर्न मिल रहा है 6% का, मतलब अगर आप रिटर्न, तो आपको बोलेगा निकालो कि आज वो कितना देना है कंपनी को, वैसा क्वेश्चन रहेगा, हम लोग करेंगे। देखो, बॉन्ड्स विच आर issued at a discount, bonds which are issued at a discount but redeemed at par, but redeemed at par। यहाँ पे एग्जांपल भी ले लो, ड्रॉ कर लो ताकि भूलो नहीं। यहाँ से अपने 50,000 जा रहा है, यहाँ से 1 लाख मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार देखे लिखो इसी के बगल में, इमेजिन गिविंग अ लोन तो एक लोन का सोचो ना, आप लोग किसी को लोन दे रहे हो, आप लोग भाई तू मेरे को इंटरेस्ट मत दे, तू मेरे को एक बार में इतना अमाउंट देना, एक हिसाब से। अच्छा, अब जीरो कूपन बॉन्ड में ना आप लोग को एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जीरो कूपन बॉन्ड तो ज्यादा इफेक्टिव हो गया, अभी कम दे रहे बाद में ज्यादा मिल रहा है, इससे बढ़िया जीरो कूपन बॉन्ड नहीं खरीदो। मतलब आप लोग बोलोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी अप्लाई करके कि एक काम करते हैं फिर ना, जीरो कूपन बॉन्ड नहीं खरीदते, 30,000 अभी देंगे, अपने पास से अभी तो कम जा रहा है, बाद में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, आप लोग ये बोलोगे। आप लोग बोलोगे एक रेगुलर बॉन्ड खरीदेंगे, 50,000 दो, फिर 6,000 करके मिलेगा, 6,000 करके मिलेगा, फिर 50,000 हम लोग को वापस मिलेगा, तो अभी ज्यादा नहीं देके हम लोग अभी कम दे देते हैं, बट वैसे नहीं चलते ना, वैसे थोड़ी ना चलते हैं। क्योंकि अभी आप लोग के पास से 50,000 जा भी तो रहे ना, आप लोग सोचोगे कि भाई जीरो कूपन बॉन्ड ही खरीद देते, पर ये सब बॉन्ड यूजुअली बहुत लॉन्ग डेट का होता है, तब तक आप लोग का ओरिजिनल अमाउंट ही आप लोगों को वापस मिलता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी गधा नहीं है जो अपना नुकसान करवाएगा, ठीक है, वो सब बस ऐसे फ्रेम करके दे जाते हैं कि ये बॉन्ड ऐसा है, ये बॉन्ड ऐसा है। चलो, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैंने बोला था ना कंपाउंड डिस्काउंट सिंपल डिस्काउंट को इस क्लास में और अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग ये टॉपिक काम आने वाला है, लिखो, रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड डी, रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड डी।
अब देखो हम लोग ने क्या देखा था, ए एफ इज इक्वल टू 1/df। ये कॉपी कर लो, जब मैं बोलूंगा कोई चीज नहीं कॉपी करना तब वो मत करना, ठीक है। ए एफ इज इक्वल टू 1/df। चाहे कंपाउंड डिस्काउंट का बात करो, चाहे सिंपल डिस्काउंट का बात करो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का बात करो, चाहे सिंपल डिस्काउंट का बात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करो, एक साल का जो अक्यूमुलेशन फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो हमेशा सेम होगा, एक साल का। तो मैं बोल रहा हूँ एक साल का अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा, ये एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लो, स्मॉल वी, ठीक है, स्मॉल वी। एक साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वी। आगे चलकर हम लोग देखेंगे सी को कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट एक साल, अभी आप लोग यही समझो कि एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम लोग बोलते हैं वी, या फिर एक टाइम पीरियड का डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम लोग बोलते हैं वी। नोटेशन फॉर 1 ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर 1 टाइम पीरियड, 1 ईयर या फिर 1 टाइम पीरियड। अच्छा, अब एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या कहते हैं, 1 - डी, 1 - डी। अब क्या होता है, डी एफ इज इक्वल टू 1/AF, तो 1/1 + I। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डी इन टर्म्स ऑफ आई निकालेंगे, कैसे, डी को इधर ले जाओ, वन, ये वाला को इधर ले आओ, 1 - 1 + I इज इक्वल टू डी, और दिस इंप्लाइज 1 + I - 1/1 + I इज इक्वल टू डी, और डी इज इक्वल टू I/1 + I, डी इज इक्वल टू I/1 + I। अब देखो हम लोग ने बात किया था, ये आप लोग कॉपी मत करना, अभी हम जो कर रहे हैं, हम लोग ने बात किया था ना कि एक डिस्काउंट कैसे काम करता है, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग के पास है 1 लाख रुपया, हम लोग के पास टाइम 7 पैसे, 7 साल बाद है 1 लाख रुपया। हम लोग आज बैंक में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, हम लोग आज बैंक में उतना नहीं रखेंगे, उससे कम रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है इंटरेस्ट अमाउंट मिला, पर ये कैसे डिसाइड करेंगे कितना रखेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, या तो इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्ट कर दो डिस्काउंट यूज करके। तो अगर हम बोलते हैं कि मेरे को हर साल बैंक वाला 10% इंटरेस्ट देगा, 10%, तो अब हम लोग डी कैसे निकालेंगे, क्या है, I/1 + I, 0.1/1.1 विच इज इक्वल टू 9.091%। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आज हम लोग अपना पैसा को 9.091% से डिस्काउंट करेंगे, ये जानने के लिए कि आज हम लोग का बैंक में कितना होना चाहिए। तो एक बार यहाँ करके देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल करते तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो आज मेरे पास अगर एक साल पहले जाए इतना होगा। तो अब देखो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का इक्विवेलेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ये क्या है, इक्विवेलेंट डी, मतलब आई की इक्विवेलेंट ये डी आएगा। ठीक है, कंपाउंड डिस्काउंट का अगर बात करें तो हम लोग एक बार देखते हैं, हम लोग ने डी अप्लाई किया, हम लोग ने देखा कि टाइम 4 पे डी को यूज कर करके हम लोग का कितना अमाउंट आ रहा है, वैसे करके टाइम 0 तक जा सकते हैं। अब 75125 पे 10% लगाते हैं, 75125 इंटू 1.1, 826 अप्रोक्सीमेटली उतना आ रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे डेसिमल वगैरह नहीं गिना था, इंटू
1.1। इसको अब अगर वापस से 10% लगाएंगे तो अपना 9090 1.2, मतलब डेसिमल्स इग्नोर करके, ठीक है, इनटू वापस से 1.1, 99998.375, वही डेसिमल्स। तो देखो आपने क्या देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट डी निकाल के अपने अपने इंटरेस्ट को काट रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट को रिडक्ट करते जा रहे हैं, और अपने को मिले कि आज बैंक में कितना रखे ताकि जब 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो अपने पास वो अमाउंट होना चाहिए, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट डी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये डोरेमोन बनते बनते रह गया था वैसे। चलो, अब जैसे अपना डी निकला ना वैसे आई निकालते हैं। तो 1 + i क्या हो जाएगा, 1/1 - d, और I will be equal to 1/1 - d -1, or this implies I is equal to 1 - 1 - d by 1 - d, या फिर I is equal to d by 1 - d, इक्विवेलेंट I। तो वही बात है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना डिस्काउंट रेट लगाएंगे 10%, उसका आई निकालेंगे, पता चल जाएगा कि हम लोग को आज कितना इंटरेस्ट पे आज हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लिखो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ये हम लोग था ना, यहाँ पे हम लोग किए थे रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड डी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो इक्विवेलेंट रेट्स। क्या, कॉपी कर लो एक बार पहले, ये पूरा कॉपी कर लो। अब यहाँ पे नोट में लिखो द टॉपिक वी डिड, नहीं, द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट will only be equivalent if the PV used for calculation gives the same AV। पहले एक फिर समझाता भी। The rates of interest and discount will only be equivalent if the PV used for calculation gives the same AV। इसका क्या मतलब है ना, हम लोग ऐसा तो नहीं कि कुछ भी रेट लगा के इक्विवेलेंट कर देंगे। अगर हम लोग को लेटर से 10 साल का दे दिया है, हम लोग को लेटर सपोज 10 साल का दे दिया कि 10 साल हम लोग का ये होगा, वो कुछ काम का नहीं आएगा। हम लोगों को यहाँ पे क्या काम, हम लोग ने देखा अभी जब हम लोग इंटरेस्ट और डिस्काउंट निकाल रहे थे, हम लोग इक्विवेलेंट रेट कर रहे थे। इक्विवेलेंसी का मतलब क्या है, उसको उन दोनों को यूज करके सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी आएगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी आना चाहिए, सेम अक्यूमुलेशन फैक्टर यानी कि सेम अक्यूमुलेटेड वैल्यू भी आना चाहिए। अगर अगर हम बोल रहे हैं मेरा 1 + i⁻⁻1 लेट अस सपोज 0.9 आ रहा है, 1 - d मेरा अगर आ रहा है 0.92, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते कोई भी केस में, कोई भी चांस में दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। इसको इक्विवेलेंट करने के लिए इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हमको 1 - d शुड बी इक्वल टू 0.9 करके ही निकालना पड़ेगा। ये तो आप लोग समझ ही गए है ना। लिख लो फिर इसको, ये नीचे वाला कॉपी मत करना। ऐसे बहुत बार क्या होगा, आप लोग को बोल देगा 10 साल के लिए मेरा लगेगा, तो मेरा 10 साल के लिए लगेगा सिंपल डिस्काउंट, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट उससे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को घबराना नहीं कि 10 साल दे दिया, आप लोग को एक ही साल के अंदर का निकालना है कि अच्छा 1 साल के अंदर हम लोग का आई आ गया, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे ना, तो क्वेश्चन आप लोग को कंफ्यूज करेगा, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमेशा याद रखना कि हम लोग हमेशा इक्विवेलेंट रेट्स निकालते हैं, ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी नहीं, मतलब कि दोनों का या तो पीवी सेम आना चाहिए, अक्यूमुलेशन फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर एक साल का सेम आना चाहिए, इक्वेट करते हैं हम लोग। यहां लिखो एग्जाम्पल, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को बोला है 3% पर एनम, टाइम बोला है 4 years, और पीवी है 1 रुपया। हम लोग को निकालना है अक्यूमुलेटेड वैल्यू, हम लोग को निकालना अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 4। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू 1.03 टू द पावर 4 विच इज 1.12551। अब ये अक्यूमुलेटेड वैल्यू से हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है डी, कंपाउंड डिस्काउंट इक्विवेलेंट डी। अब देखो हम लोग निकालते ऐसे भी सकते, पहले हम लोग एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट डी विल बी इक्वल टू, अब देखो इक्विवेलेंट डी कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट डी कैसे निकलेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं, कैसे, अक्यूमुलेशन अक्यूमुलेटेड वैल्यू जो उसमें हम लोग लगा सकते हैं डिस्काउंटेड डिस्काउंटिंग फैक्टर, हम लोग का क्या निकल गया इससे, पीवी आ जाएगा, पीवी वन आना चाहिए, राइट। जो भी अक्यूमुलेटेड वैल्यू है उस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर जितना भी हो अक्यूमुलेटेड वैल्यू, उस पर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा उससे हम लोग का सेम पीवी आना चाहिए, हम लोग को पीवी इक्वेट करना है, नोट में लिखा था ना। तो और दिस इंप्लाइज 1.12551 विल बी इक्वल टू 1 माइनस डी टू द पावर 4 - 4, ठीक है, 4 साल का कंपाउंड डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा 1.12551 टू द पावर -1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस डी, और दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 1 - 1.12551। देख लो अब इससे हम लोग का डी कितना आएगा, इससे हम लोग का डी आएगा 2.912647%। देखो समझा, जितना टाइम पीरियड का बोलेगा उतना हम लोग टोटल अक्यूमुलेशन वो क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर लगवाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये भी निकाल सकते हैं ऐसे कि वन आई बाई वन प्लस आई, तो 0.03/1.03, ये कितना हो जाएगा अपना 2.91262%, मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक अपना सेम आ रहा है। यहाँ पे राउंडिंग एरर भी थोड़ा होते हैं ना। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि आप लोग को जब भी करना है आप लोग को पीवी को हमेशा इक्वेट करना पड़ेगा, हमेशा पीवी को इक्वेट करना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें आप लोग को बोल देगा इतना साल, उस केस में आप लोग ना 1 साल के अंदर का ही मत निकालना, आप लोग को पता है कि इक्वेशन कैसे होगा, पीवी निकाल के पीवी तक सेम लाने, या फिर अगर यहाँ पे हम लोग को बोल देता कि हम लोग का डी 3% है और हम लोग को निकालना है आई उससे, तो अपने क्या करते हैं पीवी इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर करके निकालते, ठीक है। तो आप लोग हमेशा टाइम पीरियड को ध्यान रख निकालना है रादर देन 1 साल का। बट स्टिल इससे भी आंसर करेक्ट आएगा, बट आप लोग वैसे ही करना, ठीक है। ठीक है ना, बहुत बार राउंडिंग एरर हो जाता है, बहुत बार राउंडिंग एरर हो जाते हैं, वरना अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं राउंडिंग एरर को इग्नोर करते हैं, अगर 1.03 टू द पावर 4, ये आ रहा है अपना 1.12550,881, ठीक है। अब इसमें अपने क्या करेंगे टू द पावर, देखो अगर एकदम राउंडिंग करेंगे तो अपना 0.291262, तो हमेशा आप लोग क्या करोगे ये वाला यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि फिर इससे राउंडिंग एरर आते हैं ना टाइम, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बट आप लोग ऐसे करना, कोई भी एक भी आप लोग कर सकते हो, आप लोग का मार्क्स नहीं कटेगा। ये तो क्या है, अगर आप लोग को दे दे ये 5 मार्क्स के लिए तो आप लोग थोड़ा स्टेप्स दिखा देना, है ना।
तो आप लोग को समझ आया कैसे करना इक्विवेलेंट रेट्स और कंपाउंड डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट का कंसेप्ट सब समझ आया। इंटरेस्ट का आया, आप लोग को इक्विवेलेंट रेट्स का आया। तो हम लोग का इसी के साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉम इंटरेस्ट रेट्स। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटरेस्ट रेट्स। चलो शुरू करते हैं। आई एम बैक, चलो शुरू करते हैं। टॉपिक लगाओ नेक्स्ट पेज से, इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स, टॉपिक लगाओ इंटरेस्ट रेट्स। लिखो इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट rates can be divided into two categories: effective rate of interest and nominal rate of interest. इफेक्टिव एंड नॉमिनल, ठीक है। अब लिखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग ने जब कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, मैंने लिखवाया था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है, साल में एक बार, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो इसके नीचे। इट मींस दैट, इट मींस दैट द इंटरेस्ट अमाउंट, द इंटरेस्ट अमाउंट has been paid, has been paid only once, only once per time period. It means that the interest amount has been paid only once per time period. ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में, सेम अप्लाइज फॉर डिस्काउंट अप्लाइड, सेम अप्लाइज फॉर डिस्काउंट अप्लाइड, मतलब कंपाउंड डिस्काउंट और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने लिखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग उसको बोलते हैं। क्यों? इसका डेफिनेशन देखो, साल में एक बार या कोई एक पर्टिकुलर टाइम में एक बार खाली इंटरेस्ट मिलता है ना, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लिखना, एक बैंक है, मेरे को 5% पर एनम करके इंटरेस्ट दे रहा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब 5%। अब इसके नीचे लिखना, इसका मतलब हो गया 5% पर एनम वंस अ ईयर, वंस अ ईयर, मतलब कि साल में एक बार मेरे को दे रहा है, मेरा पैसा खाली एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है। ठीक है, एक बार कंपाउंड हो रहा है। ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर बैंक मेरे को 5% मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, पर मंथ इफेक्टिव इंटरेस्ट, पर मंथ इफेक्टिव इंटरेस्ट, तो ये होगा 5% पर मंथ वंस अ मंथ, मतलब उस मंथ के लिए वो 5% इफेक्टिव इंटरेस्ट है, उस मंथ का इफेक्टिव इंटरेस्ट 5% है। साल का इफेक्टिव इंटरेस्ट ये वाले केस में, क्यों? क्योंकि एक बार मेरा पैसा कंपाउंड हो रहा है। समझ आया इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब लिखो, मजा आएगा। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये असली झोलमाल वाला है। बट इतना इजी है ना, ये आ गया ना, मार्क्स ये उठेगा। क्या करता है ना, थोड़ा बहुत आप लोग को बस परेशान करने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाने के लिए इन लोग हर चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है नॉमिनल रेट्स का। यहां लिखना, इट मींस दैट द इंटरेस्ट अमाउंट हैज बीन पेड p टाइम्स पर टाइम पीरियड, p टाइम्स पर टाइम पीरियड। एक मिनट में हमारे, हम आप लोग इसको लिखो तब तक।
ओके, तो क्या लिखे, इट मींस दैट द इंटरेस्ट अमाउंट हैज बीन पेड पी टाइम्स फॉर टाइम पीरियड। अब इसमें पहले एग्जांपल लिखो, एक बैंक है, 5% पर एनम इंटरेस्ट देगा, पेएबल मंथली। बैंक है, 5% पर एनम इंटरेस्ट देगा, पर इंटरेस्ट जो है वो मंथली पेबल होगा। इसका मतलब क्या, बैंक मेरे को 5% साल का, तो 5% इंटरेस्ट देगा, मतलब मेरा अगर आज पैसा 10,000 है टाइम 0 पे, तो वो हो जाएगा 10,500 आफ्टर एक साल। बट मेरे को इंटरेस्ट एक बार नहीं मिलेगा साल में, 12 बार इंटरेस्ट मिलके 500 रुपया होगा, मतलब मेरे को 500 रुपया 12 महीना में डिवाइड होके मिलेगा। यहाँ पे कुछ मिला एक, यहाँ पे कुछ मिला, यहाँ पे कुछ मिला, थर्ड मंथ में कुछ मिला, डॉट डॉट, 12th मंथ के एंड में को कुछ मिला। इंस्टेड ऑफ एक बार मिलना हम लोग को 12 बार मिल रहा है साल में। तो जब ये केस होता है ना, जब बोला जाता है कि हम लोग को साल में पी टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है, पी टाइम्स, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी पता चलेगा हम लोग ये नॉमिनल रेट्स को और फंडा। लिखो इसी के एग्जाम्पल के नीचे, दे आर ऑल्सो known as convertibles because they can be converted, because they can be converted to the respective time period effective rate of interest। तो वो जो एग्जाम्पल लिखा था ना, वो खाली आप लोग को समझाने के था कि नॉमिनल रेट क्या होता है। अब एक आप लोग एक लिखो एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखो। लेट अस सपोज, let us suppose bank has offered to pay a nominal rate, bank has offered to pay a nominal rate of 6% per annum, 6% per annum, convertible quarterly, convertible quarterly. So full stop, so we are getting, so we are getting interest, so we are getting interest 4 times in a year, so we are getting interest 4 times in a year. But time being converted, but time being considered, but time being considered is per annum, p dot a, time being considered is per annum. So we are getting, so we are getting 1.5% interest, 1.5% interest effectively every quarter, effectively every quarter. But a layman, but a layman approximates, but a layman, LAY, layman नहीं LAY, layman, आम आदमी, approximates it to 6% per annum, approximates it to 6% per annum। तो क्या बोल रहे हैं, बैंक मेरे को बोल रहे हैं, ये आप लोग लिखना मत, बैंक मेरे को बोल रहे हैं सर हम लोग आपको 6% पर एनम देंगे, कन्वर्टेबल नॉमिनल रेट है। सर ये आपका नॉमिनल रेट आपको मिलेगा 6% पर एनम, कन्वर्टेबल क्वार्टरली। सर आपको नॉमिनल रेट 6% मिलेगा। हम पूछा नॉमिनल रेट मतलब, बोला सर नॉमिनल रेट 6% मतलब कन्वर्टेबल क्वार्टरली, मतलब आपको टोटल में साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। कन्वर्टेबल क्वार्टरली, कन्वर्टेबल क्वार्टरली मतलब क्या कि 6% में कोई इफेक्टिव नहीं मिल रहा है, साल का एक बार नहीं मिल रहा है, बट ये 6% मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है साल का। मतलब कन्वर्टेबल क्वार्टरली मतलब क्या हो गया, मेरे को टोटल में 6% मिल रहा है। मतलब बैंक बोले सर आपको पर क्वार्टर तो हम लोग 1.5% दे ही रहे ना हर 3 महीना में, तो आप ऐसा समझ लो आपको टोटल में साल का
6% मिल रहा है कन्वर्टेबल क्वार्टरली, नॉमिनल रेट आपका। आप लोग मान लेते हो, बैंक कभी ऐसा बोलता नहीं है। आप लोग को अगर बोला जाता है कि आप लोग को साल का एक 3 महीने का आप लोग को 1.5% मिलेगा हर क्वार्टर का, तो आप लोग मान लेते हो, एक आम आदमी मान लेगा अच्छा 3%, 1.5% हर 3 महीने का मिलेगा, मतलब मेरे को साल का मिलेगा 6%, 4 बार करके। बट क्या हम लोग को 6% मिलता है? 6% से ज्यादा मिलता है या 6% से कम मिलता है? 6% से ज्यादा मिलता है। क्यों? हम लोग का पैसा एक बार कंपाउंड हुआ 1.5%, ठीक है, तो 1 रुपये जो था मेरा वो हो गया 1.015। अब उस पैसा पे मेरे को वापस से 1.5% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वापस से 1.015। तो तो टोटल में मेरे को कितना मिल रहा है? अगर एक आम आदमी सोच रहा है उसको उसका 1 रुपया हो जाएगा या उसका 100 रुपया हो जाएगा, 106 रुपया, क्योंकि साल में उसको 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है 1.5% करके, पर वो 100 रुपया हो जाएगा 106.1364, इतना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट। बट आम आदमी क्या सोचता है, अच्छा मेरे को 6% मिलेगा, तो क्या किया वो आदमी, 1.5% को वो क्या कर दिया, एनुअलाइज कर दिया। देखो नॉमिनल रेट में लिखे ना एनुअलाइज रेट, वो क्या कर दिया, वो देखा अच्छा साल में मतलब इतना बार मिलेगा मेरे को ये परसेंट, मेरे को अप्रोक्सीमेटली इतना मिलेगा, एनुअलाइज करने के बाद मेरे को इतना मिलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल रेट। कभी भी कैलकुलेशन में नॉमिनल रेट यूज नहीं होगा, कैलकुलेशन में हमेशा इफेक्टिव रेट ही हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, ये जो 6% हो गया, इसको कन्वर्टेबल क्वार्टरली हम लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वार्टर से उसको कर करके एनुअलाइज किया, मतलब हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्वार्टर में जानने के लिए कि क्वार्टर का इफेक्टिव रेट क्या है, राइट। एक क्वार्टर का इफेक्टिव रेट क्या है, वैसे अगर यहाँ पे लिखा होता कन्वर्टेबल मंथली, मतलब उसको मिल तो मंथली रहा है पर वो एनुअलाइज कर दिया साल में, तो मतलब कन्वर्टेबल ये मंथ में होगा। इसे देखो ना, नॉमिनल रेट को हम लोग ने लिखा है ना कि नॉर्मल रेट इज आल्सो नोन एज कन्वर्टेबल, दे आर आल्सो नोन एज कन्वर्टेबल्स। तो मतलब 1.5% एक क्वार्टर का इफेक्टिव है ना, एक क्वार्टर का इफेक्टिव है। समझ आएगा नॉमिनल रेट आप लोग को? अभी खत्म नहीं हुए, बहुत बड़ा ही है। चलो, तो लिखो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो आप लोग ने लेटर सपोज के बाद मैंने बोला था ना, वहां से लिखो नॉमिनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर denoted as IP, where P is the number of times, number of times interest is being compounded। ब्रैकेट में लिखना यूजुअली इन अ ईयर। तो नॉमिनल रेट को हम नोट करते हैं आईपी से, जैसे हम लोग का था क्वार्टर का एग्जांपल, साल में कितनी बार हम लोग का इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, 4 बार, तो यहाँ क्वार्टर का क्या हो जाएगा, I4। बट हमेशा क्या जरूरी है कि एक ईयर का ही हो, हम लोग को बोल दे, हम लोग को बोल दे कि हम लोग को मिल रहा है 6% पर हाफ ईयर कन्वर्टेबल क्वार्टरली। तो अब यहाँ पे टाइम अंडर कंसिडरेशन ईयर नहीं है, कितना है, हाफ ईयर है, बोल रहा है हम लोग को एक आधा साल में मिल रहा है 6%, बट वो एनुअलाइज किया हुआ है, मतलब वो हाफ ईयरली हम लोग उसको एक्सप्रेस करें, मतलब हम लोग को क्वार्टर का कितना मिल रहा है, 3%। अगर ये केस दे देगा ना, ये केस में आई फोर लिख के मत आ जाना, क्योंकि ये I4 तो एक साल का हो गया, पर हाफ ईयर में कितना क्वार्टर होगा, 2, तो हाफ ईयर का वो क्या हो जाएगा, I2। अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी मत करना, तो खाली एग्जाम्पल की था। देखो डोरेमोन बन गया। तो ये समझ आया नॉमिनल रेट क्या होता है। नॉमिनल रेट मतलब एनुअलाइज किया हुआ रेट, कन्वर्टिबल रेट्स, और उससे हम लोग कैसे इफेक्टिव रेट निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग साल का इफेक्टिव रेट नहीं निकाले, पर किसका इफेक्टिव रेट निकाले,
क्वार्टर का इफेक्टिव रेट निकाले, वैसे मंथली रहेगा तो मंथ का इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं, और उससे फिर हम लोग चाहे तो साल का भी निकालेंगे, वो आगे देखेंगे। पर देखो, कभी भी कैलकुलेशन में नॉमिनल रेट यूज नहीं होगा, इफेक्टिव रेट। आप लोग क्वार्टरली इफेक्टिव निकाल के फिर कैलकुलेट करो, ठीक है। अब लिखते हैं नोटे अब लिखो नोटेशंस, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, एक लाइन छोड़ के मतलब एक नेक्स्ट लाइन में। आई, यहाँ पे मतलब वन आएगा, मतलब यूजुअली आई। तो ये क्या हो गया, जब वन है मतलब कुछ है नहीं, मतलब वन सपोज करो, ठीक है। आई क्या हो गया, वन टाइम इन ईयर, मतलब एनुअल इफेक्टिव रेट। आई मतलब हो गया वन टाइम इन ईयर, मतलब एनुअल इफेक्टिव रेट जो हम लोग अभी तक करते हैं। आई टू, साल में दो बार, साल में दो बार कब होता है, हर 6 6 महीना, मतलब हाफ ईयरली, टू टाइम्स, या फिर हाफ ईयरली, या फिर आप लोग लिख दो 6 मंथली, अगर दे देगा तो मतलब हर 6 मंथ्स में एक एक बार। आई थ्री, साल में 3 बार, 3 टाइम्स, साल में 3 बार क्या होता है, 4 4 महीना, 4 4 4 12, तो 4 मंथली। साल में 4 बार, मतलब कितना बार चार आता है, 3 3 3 3, मतलब क्वार्टरली। मत ये 3 मंथली दे देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। 3 मंथ्स क्या होते हैं, क्वार्टर होता है ना। साल में 6 बार, 6 बार क्या आता है, 2 महीना आता है, दो 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 दो, तो 2 मंथली। अच्छा, साल में 12 बार क्या आता है, 1 महीना, 12 टाइम्स, मंथली। लास्ट वाला मजा आएगा, साल में 0.5 टाइम्स, साल में 0.5 टाइम, मतलब एक साल में आधा बार इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में आधा बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, 2 ईयरली। लिखो, इंटरेस्ट पेड वंस इन अ वंस इन 2 ईयर, इंटरेस्ट हैज बीन पेड वंस इन 2 ईयर। तो आई क्या हो गया, वन टाइम इन ईयर। आई टू क्या हो गया, देख लो जैसे से जा रहे हैं। आई 0.5 क्या हो गया, मतलब साल में आधा बार इंटरेस्ट मिला है। भाई आई टू आई थ्री आप लोग देखो, मतलब साल में इतना इतना बार मिल रहा है, पर साल में आधा बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि हम लोग को, मतलब एक साल से ज्यादा बार हम लोग को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, एक बार से ज्यादा, मतलब ये 2 साल में एक बार हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए कि एग्जाम्पल आप लोग लिखना मत, मैं बोल रहा हूँ मुझे 21% इंटरेस्ट मिल रहा है हर 2 साल में एक बार। अच्छा, 21% हर 2 साल में एक बार मिल रहा है, मतलब हम लोग को एक साल में 10.5% तो मिल ही रहा है। तो आप लोग क्या बोलते हो, आई 0.5 मतलब साल में आधी बार, ये आधा इंटरेस्ट हो गया ना, आधा नेक्स्ट ईयर मिलेगा। वैसे ही बहुत सारा आई 0.25 साल में 1/4 टाइम, मतलब 4 साल में एक बार इंटरेस्ट। तो आप लोग को आ जाएगा कैलकुलेशन धीरे धीरे। अब लिखो, कन्वर्टिंग टू इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्टिंग टू इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये आप लोग कॉपी करो। अब जो लिखने वाला है वो कॉपी मत करना। 6% पर क्वार्टर का था, हम लोग ने कैसे पता चला 1.5% है, बाई 4, साल में जितना बार मिल रहा है। वैसे अगर 12% महीना का है, कैसे साल का है पर कन्वर्टेबल मंथली है, कैसे पता चलता है कि मंथ का इफेक्टिव रेट कितना है, बाई 12 करके। मतलब कि आईपी जो है उसको जब डिवाइड करेंगे पी से, हम लोग को जो टाइम पीएफ टाइम पीरियड है, मतलब आईपी क्या होता है, साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिला, पीएफ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। साल में 4 बार मिला, मतलब हर क्वार्टर में एक बार मिला, तो पीएफ टाइम पीरियड क्या होगा, क्वार्टर। तो पीएफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हम लोग वो निकाल रहे हैं। चलो देखो, आई टू बाई टू क्या हो गया, हाफ ईयरली इफेक्टिव इंटरेस्ट,
हाफ ईयरली इफेक्टिव इंटरेस्ट I2/2, साथ में मैं बोल रहा हूँ 12% कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, मतलब मेरे को हर हाफ ईयर में 6% मिल रहा है, पर लेमैन क्या किया 12% मान लिया, तो अपने वापस से क्या लाएंगे उसको, हाफ ईयर इफेक्टिव रेट। वैसे ही I3/3 क्या हो जाएगा, 4 मंथली, 4 मंथली इफेक्टिव रेट। आप लोग पूरा लिखना, 4 मंथली इफेक्टिव रेट, नोट्स बना रहे हो आप लोग, ठीक है, पूरा अच्छे से लिखना नोट्स। टाइम देखो, मैं रुक रुक के करा रहा हूँ। I3/3 क्या हो गया, 4 मंथली इफेक्टिव रेट, ठीक है, लिख लिया। अब I4/4 क्या हो गया, क्वार्टरली इफेक्टिव रेट, क्वार्टरली इफेक्टिव रेट। तो लिख लो पहले, I12/12 क्या हो गया, मंथली इफेक्टिव रेट, मंथली इफेक्टिव रेट। वैसे ही I0.5/0.5 क्या हो जाएगा, 2 ईयरली इफेक्टिव रेट, 2 ईयरली इफेक्टिव रेट, है ना, एकदम सिंपल है। चलो आप लोग जल्दी से लिख लो, मैं 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, लिख लो आप लोग। चलो अब एग्जाम्पल करते हैं, ये तो सबको समझ आ गया, अब एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल से थोड़ा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे इफेक्टिव रेट्स, एनुअल इफेक्टिव रेट्स को, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करना है एनुअल इफेक्टिव रेट, ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनुअल इफेक्टिव रेट्स, और यहाँ पे लिखो I6 आप लोग को दिया है 12% पर एनम, कन्वर्टेबल 2 मंथली वगैरह नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छा लिख देते हैं, छोड़ो, कन्वर्टेबल 2 मंथली। आप लोग को I12 दिया है 12% पर एनम, कन्वर्टेबल मंथली, और I2 आप लोग को दिया है 12% पर एनम, कन्वर्टेबल 6 मंथली। अब आप लोग को कैलकुलेट करना है एनुअल इफेक्टिव आई, पर एनुअल इफेक्टिव आई कैलकुलेट करने के आप लोग को सबसे पहले क्या लगेगा, 2 मंथली इफेक्टिव, 12 मंथली इफेक्टिव, हाफ ईयरली इफेक्टिव, ये लगेगा ना। तो इससे I6/6 हो जाएगा 6% पर हाफ ईयर, आप लोग फुल लिखना, ठीक है, पर हाफ ईयर इफेक्टिव आप लोग पूरा लिखोगे। इससे I12/12 क्या हो जाएगा, I12/12 क्या हो जाएगा, 1% पर मंथली इफेक्टिव, पर मंथ इफेक्टिव, और
I2/2 क्या हो जाएगा? I2/2 क्या हो जाएगा? एक मिनट, आई गेस एक गलती हो गई यहाँ पे। ये होगा 6 है ना, ये होगा, ये हो जाएगा आपका 2%। ठीक है, मैंने एक तो यहाँ पे गलती लिखा है। ये होगा 2% पर 2 मंथ, पर 2 मंथ इफेक्टिव। और ये रहेगा 6% पर हाफ ईयर इफेक्टिव। आप लोग पूरा लिखोगे, 2% पर 2 मंथ इफेक्टिव, 1% पर मंथ इफेक्टिव, 6% पर हाफ ईयर इफेक्टिव, पूरा लिखो आप लोग। चलो क्या हो गया, इफेक्टिव रेट आ गया टाइम पीरियड्स का, राइट। अब एक बात बताओ, हम लोग का जब डी और आई कर रहे थे, हम लोग ने क्या सेम पीवी आना चाहिए, सेम एवी आना चाहिए, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं भाई। अब अगर बैंक मेरे को बोल रहे सर, हम आपको साल का, हम आपको हर 2 महीने का 2% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपका टोटल में आपको एक साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 12.616। तो आपको इसमें से टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है 12.616%। ये मैंने कैसे निकाला? 1 + 0.2, 2 मंथ में एक बार मिलेगा, टू द पावर 6, राइट। वैसे किए तो अपना यहां से इक्विवेलेंट एनुअल इफेक्टिव आई कितना आ गया? इक्विवेलेंट, यहां पे लिख दो ब्रैकेट में इक्विवेलेंट। यहां से अपना इक्विवेलेंट एनुअल इफेक्टिव आई कितना है जो हम लोग को 2 महीना में एक बार मिल रहा था? 12.62% पर एनम इफेक्टिव, राइट। 12.62% पर एनम इफेक्टिव। जब अपने को महीना का 1% मिल रहा था, महीना का 1% मिल रहा था, तब अपने कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12.68% पर एनम। कैसे? 1.01 टू द पावर 12। और जब हम लोग को जब हम लोग को 6 महीना में एक बार मिल रहा था, तब हम लोग कितना हो जाएगा? 12.36% पर एनम। 12.36% पर एनम, राइट। तो हम लोग को अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट मिला, एनुअल इफेक्टिव आई। अब आप लोग एक चीज देखो, यहाँ मेरा साल में 12 बार हो रहा था, यहाँ मेरा साल में 6 बार हो रहा था, 6 बार हो रहा था, यहाँ मेरा साल में 2 बार हो रहा था। पर एक बात देखना, मैंने क्या एग्जाम्पल यूज किया है? 12, 12, 12। मैंने ये ध्यान रखा कि हम लोग का कंपैरिजन सेम बेसिस पे हो पाए। तो हम लोग का नॉमिनल रेट तीनों में ही सेम है, 12%। पर देखो, क्या हम लोग का एनुअल इफेक्टिव आई सेम है? नहीं। सबसे ज्यादा है 12 महीने वाले का, फिर 6 महीने वाले का, फिर 2 महीने वाले का। ऐसा क्यों? क्योंकि साल में ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा है, साल में ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे सर, यहाँ पे तो 1% का कंपाउंडिंग हो रहा है, वैसे ही सर यहाँ पे 2% हो रहा है, यहाँ पे तो 6% हो रहा है। फिर भी ऐसा कि 12% वाला जीत गया, क्योंकि ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा है ना भाई। 1.01 टू द पावर 2, 201 मतलब 1.0201। पर अगर यही 2 महीना में एक बार मिल रहा है, वो कितना होता? 1.02। तो कंपाउंडिंग जीत गया यहाँ पे। वैसे ही 1.01 टू द पावर 6, 1.0615, मतलब वापस से 1% वाला जीत गया, क्योंकि जितना ज्यादा बार कंपाउंड होगा उतना ज्यादा ना अक्यूमुलेशन होगा। तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, जितना ज्यादा बार हम लोग का अक्यूमुलेशन होगा उतना ज्यादा हम लोग का एनुअल इफेक्टिव आई ज्यादा होगा। जबकि तीनों का नॉमिनल रेट सेम था। तो आप लोग को समझ आए कंसेप्ट? तो लिखो, नीचे नोट में लिखो, जितना ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगा, जितना ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगा, मतलब कि जितना ज्यादा बार हम लोग का पी होगा, पी जितना बड़ा होगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा।
समझ आया? अब ये तो हम लोग ने देखा जितना ज्यादा कंपाउंडिंग हो रहा है, हम लोग ने जो पिछला वाला चैप्टर में हम लोग ने इसी क्लास में कंप्लीट किया है, आई और डी वाला, उसके बारे में छोटा सा हम लोग डिस्कशन करने वाले। उसके बाद एक तो ब्रेक लेंगे, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे, पर क्लास तो चलेगा अभी। और हम लोगों ने देखा जब आई था 10%, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना था? 9.091 ऐसे कर कुछ था। अब अगर डी मेरा 10% होगा तो हम लोग का आई कितना होगा? 11.11%। ऐसा क्यों? मतलब आप लोग देख लो, आई आई हमेशा इक्विवेलेंट, आई हमेशा इक्विवेलेंट डी से ज्यादा, मतलब अगर इक्विवेलेंसी करे तो आई हमेशा डी से ज्यादा होता है। क्यों? देखो, समझने का कोशिश करना, एक्सेल में इसमें बहुत एक असाइनमेंट है, बट हम लोग फिर भी थ्योरी में समझेंगे। थ्योरी में जितना अच्छे समझेंगे उतना अच्छा एक्सेल में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आई मेरा लेट सपोज 100 रुपया है, ये 100 रुपया 10% लगा के मैंने कर दिया 110। अब अगर इसमें 10% डिस्काउंटिंग लगाऊंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 110 कितना होता है? 11 में 99 हो जाएगा। मतलब मेरा सेम पीवी नहीं मिलेगा। मेरा सेम पीवी नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ज्यादा अमाउंट पे क्या कर रहे हैं? ज्यादा अमाउंट पे डिस्काउंट लगा रहे हैं। अगर 100 रुपया ये है, ये हुआ 110, अगर अगर 100 रुपया के ऊपर हम लोग 10% मारे तब तो ये वापस आ भी जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा अमाउंट पे डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, राइट? 1 लाख पे डिस्काउंट लगा रहे थे, ना कि जो इनिशियल अमाउंट था जीरो पे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा accumulated वैल्यू होगा, उतना ज्यादा डिस्काउंट का अमाउंट भी ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा मेरा डिस्काउंट का अमाउंट भी होगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट डी जो होगा वो इक्विवेलेंट डी जो होगा वो आई से कम होगा। इक्विवेलेंट डी आई से कम होगा, मतलब कि इक्विवेलेंट आई जो होगा वो डी से ज्यादा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ना एकदम। आई होप ये तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये तो सभी के समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ नोट लिखो। इक्विवेलेंट डी will always be less than I, less than I, और वाइस वर्सा। मतलब इक्विवेलेंट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डी। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ आया होगा सबको, आई गेस। तो कुछ भी डाउट होगा आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है? कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब हम लोग लेंगे 5 मिनट्स का ब्रेक, आप लोग भी थोड़ा पानी वानी पी के आओ, फिर हम लोग ये चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस कंटिन्यू, मजा आएगा। अब लिखो इसके नीचे, इन जनरल फ्रॉम नॉमिनल रेट्स, गैप दे देना, गैप दे देना यहाँ पे, वी गेट effective rate
बाय, ये जनरल फॉर्म है। जैसे आप लोग ने क्या देखा, 1.01 टू द पावर 12 माइनस 1 करके तो है ना अपना आई, तो वैसे ही ये जनरल फॉर्म है। कोई भी आई अगर निकालना है एनुअल इफेक्टिव आई 1 प्लस, या अगर कोई भी टाइम पीरियड का आई निकालना हो एनुअल इफेक्टिव, आई पी बाई पी टू द पावर पी इज इक्वल टू 1 प्लस आई, राइट। सिमिलरली अगर डिस्काउंट के लिए भी करना हो, डिस्काउंट के लिए भी सेम, कैसे, मैं बोलता हूँ मेरा 12% डिस्काउंट है कन्वर्टेबल मंथली, मतलब महीने का कितना हो गया, 1% डिस्काउंट, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 टू 0.99 टू द पावर 12 विच इज इक्वल टू, मेरे को डिस्काउंट कितना मिल जाएगा 11.36% का। तो ये जनरल फॉर्म्स है, ठीक है, ये तो आप लोग अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्टिल एक जनरल फॉर्म है ये बस। अब सिंस, नीचे लिखना है इसके, सिंस 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 माइनस जी टू द पावर माइनस 1, अक्यूमुलेशन डिस्काउंटिंग फैक्टर एक साल का इक्वेशन। तो इसका जनरल फॉर्म एक और लिखना, एक और जनरल फॉर्म है 1 प्लस आई पी बाय पी टू द पावर पी विल बी इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस डीपी बाय पी टू द पावर पी। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि पी दोनों का सेम होगा, अरे अपने को चाहिए क्वार्टरली इफेक्टिव इंटरेस्ट, अपने को चाहिए क्वार्टर क्वार्टर का इंटरेस्ट, और अपने को डी दिया हुआ है मंथली का, तो भी निकाल सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है, कैसे अभी देखते हैं। तो लगाओ एग्जांपल, आपने को बोला है I12 इज इक्वल टू 12%, फाइंड D2। I12 इज इक्वल टू 12%, फाइंड D2। चलो करते हैं। मतलब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये जो जनरल फॉर्म है यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कितना हो गया, एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, या जो भी टाइम पीरियड है अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालेंगे, और ये क्या हो गया, ये जो 1/df हो गया ना, ये जो पी है इससे एक साल का अक्यूमुलेशन, एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो वापस इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, वही सेम कंसेप्ट, एकदम सिंपल। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1, 0.01, या 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.01 टू द पावर 12, एकदम डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, एकदम डायरेक्टली, विल बी इक्वल टू 1 माइनस d2/2 टू द पावर माइनस 2, टू द पावर माइनस 2, और दिस इंप्लाइज 1.01, 2 इधर ले आओ, -1 2, 12/2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस d2/2, और दिस इंप्लाइज, अब खाली इस तरफ खाली d2 को ना, बाकी सबको इधर ले आओ, 1 माइनस 1.01 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 विल बी इक्वल टू d2, और अपना ऐसे d2 क्या आ गया 11.59%, है ना, एकदम सिंपल। तो चाहे कोई भी पी का आई दिया हो, अपने उससे कोई भी पी का डी निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल, वो जनरल फॉर्म यूज करके। एक बार आई के लिए भी कर लेते हैं अब अगर लेटेस्ट सपोज एक एग्जांपल में, एग्जांपल समझते हैं, I12 अपने को दिया है 12%, ठीक है, अपने को निकालना है I3 पर annum, ठीक है, वो आप लोग कन्वर्टेबल वो सब पर annum, कैसे निकालेंगे 1 प्लस, नहीं सॉरी, फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा है ना, माहिर हो गया आप लोग, फॉर्मूला बस माहिर हो गया आप लोग। तो क्या हो जाएगा 1.01 टू द पावर 12 मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस I3/3 टू द पावर 3, सेम अक्यूमुलेशन होना चाहिए एक साल का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1.01 टू द पावर 12/3 -1, ये -1 इधर ले गए, ब्रैकेट इंटू 3 विल बी इक्वल टू I3,
और इससे अपना i3 क्या निकल गया? 12.18%। एकदम सिंपल, कुछ नहीं, खाली अक्यूमुलेशन सेम होना चाहिए, डिस्काउंटिंग सेम होना चाहिए, वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब इसका लिखो जनरल फॉर्म। ये जो हम लोग ने किया ना, कोई भी, अब क्या है, कोई भी आईपी दिया उससे आईपी निकाल सकते हैं। मतलब लिखो एक और जनरल फॉर्म, फ्रॉम IP1, अगर हम लोग को निकालना है IP2, मतलब दो अलग अलग टाइम पीरियड्स का। ऑल्सो अगर डीपी दिया हुआ है, उससे हम लोग कैसे निकालेंगे एक दूसरे टाइम का DP2? IP2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देखा, 3, 3 क्या था, P1, 3 किए ना, I3 का 3 मल्टीप्लाई किए, सॉरी P2, P2 इंटू 1 प्लस IP1 बाय P1 टू द पावर P1 बाई P2 -1। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये पूरा 0.1 हो गया, मतलब 12% बाई 12, ये क्या हो गया 12/3 करे ना यहाँ पे, -1 इंटू 3 P2। ये जनरल फॉर्म है, आप लोग को तो आ ही जाएगा करना धीरे धीरे। वैसे ही अगर DP2 निकालना हो, कैसे निकालेंगे, P2 1 D P1 बाय P1 टू द पावर P1 बाय P2। ठीक है, एकदम सिंपल है, जनरल फॉर्म है। सॉल्व वी के ऊपर इधर उसका जनरल फॉर्म लिख दिया। नोट में लिखो अब, नोट, until not stated, don't convert, don't convert nominal rates to annual effective rates to solve the problem। मतलब कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ये कि एनुअल इफेक्टिव निकाल के सम को सॉल्व करो, तब तक अपने नहीं करेंगे। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। पीवी मेरे को बोला है टाइम 0 पे 1 लाख रुपया, 1 लाख। अब I2 मेरे को दे दिया है 10% पर एनम, तो मेरा I2/2 क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट 5%। मेरे को बोल रहा है अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालो एट टाइम 5। क्या हम लोग को इसके लिए एनुअल इफेक्टिव निकालने का दरकार है? नहीं। 5 साल में कितना बार आधा साल आता है, 10 बार। तो 10,000 इंटू 1.05 टू द पावर 10, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 162,889.463। आंसर आ गया। क्योंकि अगर अपने इफेक्टिव करते, इफेक्ट एनुअल इफेक्टिव निकालते, क्या करते, 1 प्लस 0.5, नहीं सॉरी, क्या करते, 1.05 टू द पावर 2 करते, फिर क्या करते, उस एनुअल इफेक्टिव रेट को निकाल के इनटू वापस 5 करते। मतलब नहीं, इससे बड़े यहाँ पे सीधा इंटरप्रेट कर दिया। अपने को पता चलना चाहिए कितना बार अपने को करना है। अपने को तो बस ये पता चलना चाहिए ना कि अपने को कितना बार करना है। यहाँ पे अपने को पता है 5 साल है, अच्छा 5 साल में कितना बार आधा साल आता है, 10 बार आता है, तो अपने कर लिए। तो इसी क्वेश्चन के, इसी एग्जाम्पल के नीचे लिखो 1 प्लस आई टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस आई पी बाय पी टू द पावर p इंटू एन। अभी एग्जाम्पल देख के समझे, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एग्जाम्पल देखो फिर कुछ करो, या कुछ करो उसके बाद एग्जाम्पल देखो, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हो गया खत्म, लास्ट टॉपिक आज का। लिखो, एज वी ऑब्जर्व IP is less than I and DP greater than D to get same AVPV। मतलब कि हम लोगों ने क्या देखा,
अगर आईपी हम लोग का आई से ज्यादा, देखो यहाँ पे आईपी कितना था 12%, पर हर एक केस में हम लोग का आई क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। वैसे डीपी जो है हमेशा डी से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? आईपी का समझते हैं, 100 रुपया, 110, एक बार आई लगाएंगे 10%, पर अगर लेटर सपोज मंथली लगाते, मंथली लगा रहे, क्या होगा, हम लोग एक बार आई लगाए 10%, हम लोग को 110 मिल गया। बट जब मंथली कर रहे हैं, हम लोग का लेटर सपोज अगर 12% मानते, चलो इसको 12% से करते, क्योंकि 12% ना आप लोग को अच्छे से समझ भी आएगा, मतलब विदाउट एनी एग्जाम्पल एंड ऑल, विदाउट एनी विजुअलाइजेशन। 112, 12% मतलब महीने का कितना परसेंट हो गया, 1-1%। अगर अपने महीने का क्या करते हैं, 1-1% भी करके लगाते हैं, अपने बोलते हैं अच्छा साल का 12% है, मतलब अपने को महीने का 1% मिल रहा है। तो मेरा, मैंने क्या बोला, साल का इफेक्टिव है 12%, पर एक लेमैन क्या सोचेगा, साल का इफेक्टिव है 12%, मतलब मेरे को महीने का 1% मिल रहा है। पर क्या ऐसा हो रहा है? अगर इंटू 1.01 करते हैं, पहली बार तो हम लोग का हो जाएगा 101, दूसरी बार हम लोग का हो जाएगा 101.102.01, वैसे ही 12 बार क्या हो जाएगा, 12.68%, 12.68%। मतलब हम लोग का जो मंथली इफेक्टिव रेट होगा वो 1% से कम होगा। मंथली इफेक्टिव रेट 1% से कम होगा, तभी हम लोग को सेम एवी चाहिए, राइट? मतलब यहाँ पे 12% था, ये आप लोग कॉपी मत करना जो भी कर रहे हैं, 12% था, आपने को कितना मिला, 12.68, जो अपने एग्जाम्पल लिए थे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे बार बार कंपाउंडिंग हो रहा है ना, जब बार बार कंपाउंडिंग होगा, थोड़ा कम अमाउंट से अपने थोड़ा कम इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग है, ताकि सेम एवी मिले। वैसे जब डिस्काउंटिंग का बात करें, 110 से 100 जा रहे हैं, एक बार में कर दिए, ठीक है, एक बार में। पर जब मंथली कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे लेटर सपोज 109 हो गया, 109 पे अगर वही इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे वापस, लेटर सपोज साल का मेरा 12% इफेक्टिव डिस्काउंट है, ठीक है, 98 हो जा रहा है, ये 110 का 98 हो जा रहा है। अच्छा, 12% है, मतलब महीने का 1% हुआ। महीने का 1% अगर अपने करेंगे, तो ये पहले में क्या हो जाएगा, 110 का 108.9 हो जाएगा। फिर वन कम अमाउंट पे वापस से 1% करना पड़ेगा, 107.811। देखो धीरे धीरे हम लोग का जो डिस्काउंटिंग का अमाउंट है ना, पहले अपना कितना हुआ देखो, 100, 110 से पहले अपना हुआ 108.9, 108.9 से अपना हुआ 107.811। अब ये जो अपना अमाउंट है कम होते जा रहा है, ये जो अपना अमाउंट है ये कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग कम कम अमाउंट पे डिस्काउंट कर रहे हैं, तभी तो जितना ज्यादा बार हम लोग साल में डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब उतना ज्यादा बार कम कम अमाउंट पे हम लोग का डिस्काउंटिंग लग रहा है, मतलब कम कम अमाउंट का डिस्काउंट हो रहा है। पर इससे क्या होगा, हम लोग का जो फाइनल अक्यूमुलेटेड, हम लोग का जो फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल पीवी 98 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट? अगर सेम ये अप्लाई करे तो अगर साल का मेरा, अगर मैं बोलता हूँ इफेक्टिव 12% है और महीने का 1% मान लेते हैं, तो देयरफॉर हम लोग का जो डीपी होगा वो ज्यादा होगा। तो आई, आई के केस में उल्टा है, आईपी कम होगा आई ज्यादा होगा, पर डी के केस में डी कम होगा आईपी ज्यादा होगा। ओनली रीजन टू गेट द सेम अक्यूमुलेशन, टू गेट द सेम डिस्काउंट। समझ आया? कुछ भी डाउट होगा मेरे को आप लोग कॉल करना, मैसेज करना, ठीक है? और वैसे भी इसके ऊपर ना हम लोग का एक्सेल में एक बहुत अच्छा असाइनमेंट है। आई होप आप लोग को ये समझ आया मैंने जो समझाया। इसमें एक तो नोट भी आप लोग को लिखवा देता हूँ, ठीक है, इसमें आप लोग को एक तो नोट भी लिखवा देता हूँ। आप लोगों को इस पे एक तो नोट लिखो फाइनल आज का। दिस इज बिकॉज, नीचे, दिस इज बिकॉज the amount which is getting accumulated, the amount which is getting accumulated will have to be compounded with less interest rate. The amount which is getting accumulated will have to be compounded with less interest rate, and the amount, and the amount which is getting discounted, and the amount which is getting discounted
will have to be discounted, will have to be discounted by more, will have to be discounted by more to get, to get same AV और PV, to get the same AV और PV। मतलब IP हमेशा I से कम होगा, DP हमेशा D से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? ताकि हम लोग को मिले सेम AV और सेम PV। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला क्लास में ना हम लोग करने वाले फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में यही जो इक्वेशन है इसका एक और अच्छा रिलेशन हम लोग, एक और अच्छा रिलेशन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक और अच्छा रिलेशन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। उससे आप लोग का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा आईपी डीपी डीआई को लेके। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सबको समझ आएगा, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बोल देना। थैंक यू।